हेलो एवरीवन। तो जेएसएससी का जो म्यूनसिपैलिटी वाला एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पे पेपर जो जनरल वाला पेपर है यानी जो आपकी जेएसएससी सीजीएल पेपर 3 के लिए यूज़फुल रहेगा उसका यहाँ हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो पेपर जो कल आया है यानी कि आपका 29 अक्टूबर को ये वाला पेपर का यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक। तो 29 अक्टूबर वाला पेपर का यहाँ डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। इससे ही आप लोगों को माइंडसेट समझ में आएगा कि जेएसएससी जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम को पेपर को सेट कर रहा है, उसका क्या सोचने का तरीका है, किस तरह से आपके ऑप्शन को सेट किया जाता है, किस तरह से आपके साथ खेला जाता है। ठीक है। ध्यान रखेंगे कि इसमें जो थोड़े मैथ्स वाले और साइंस वाले सवाल है थोड़े से हाई लेवल है, तो उसको देख के घबराना नहीं है, साथ में हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। और अगर आप लोग जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का, तो पेपर 3 का 10 प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में अवेलेबल है हमारी एग्जाम क्लस्टर मोबाइल ऐप में। ठीक है। इसका जो लिंक है वो आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाइएगा। एक बार पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, वो फ्री टेस्ट लगा के देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो पूरा आप टेस्ट सीरीज का बंडल खरीद सकते हैं। अभी आपको ये कर पड़ेगा केवल 149 रुपीज़ में। ठीक है। लेकिन 149 में लेने के लिए आपको कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो ये वाला कूपन कोड लगाइए और 149 में ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। 8987921161। टेस्ट सीरीज के बारे में अगर कुछ भी पूछना है तो वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये टेस्ट मिलेंगे, तो दोनों अलग अलग लैंग्वेज वाले सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एरर वगैरह बिल्कुल इसमें मिनिमम होगा। ठीक। और जो अभी पेपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसका पीडीएफ देखिए, स्टार्टिंग वाला आप लोग स्किप कर देते हैं इसलिए बार बार ये सब पूछते रहते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको हमारे एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में ही मिलेगा, एकदम फ्री में है। ई बुक वाले सेक्शन में चले जाएंगे, मोबाइल ऐप को खोलते ही ई बुक का सेक्शन होगा, ई बुक में जाइएगा तो ये पीडीएफ जिसका भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो आपको अपलोड रहेगा, लेकिन नोट्स वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है। नोट्स आपको वीडियो के साथ देख देख के बनाना पड़ेगा। ठीक। समझ में आ गया बात। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज वाला सेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद साइंस में जाएंगे और फिर लास्ट में मैथ को भी कर लेंगे। ठीक। चलिए, सबसे पहला जो आपका शुरुआत होता है वो आपका होता है कि कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है वो किसको मिला था? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स 2020 में। अब देखिए करंट अफेयर जो है वो थोड़ा सा पुराना वाला पूछ दिया है, तो इसका आंसर जो है थोड़ा टफ हो जाएगा पुराना होने की वजह से। तो हालांकि इसका आंसर जो है वो कृतिका पांडे है, ये इसका आंसर है। अगर आप लोग आंसर मिला रहे हैं तो यहाँ से मिला सकते हैं, लेकिन ये जो है वो टफ क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा और इतना पुराना करंट अफेयर्स लोग जनरली नहीं पढ़ के जाता, तो इसको लेकर के घबराना नहीं है। ठीक है। पेपर वहां में सारा सवाल आपको नहीं बना लेना है। ठीक है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में जाइएगा तो आपको अवार्ड मिलेगा कि एक एक क्वेश्चन बना के आया है, बस सारा लोग जो बना रहा है वो आपको बनाना है और एक दो उससे एक्स्ट्रा बनाना है, एग्जाम में क्वालिफिकेशन ले आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। सितंबर 2023 देखिए कितना रीसेंट का करंट अफेयर्स है, पिछले महीने का बात है। तो आप समझ लीजिए जब करंट अफेयर्स पढ़िएगा ना, बाबू लोग करता क्या है, पुराना एक महीने का पढ़ भी नहीं करेगा, बोलेगा कि इतना नजदीक का थोड़े पूछता है। देख लो सितंबर 2023 का करंट अफेयर्स पूछ दिया है कि उस जो राज्य है उसका नया साल को जिसका नाम है पोइला बैशाख। ठीक है। पोइला बैशाख इसको मनाया जाएगा। ठीक है। स्टेट का न्यू ईयर डे के, यानी कि स्टेट का न्यू ईयर डे नहीं, ये हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको फ्रेमिंग में दिक्कत हो, वो जो स्टेट है वो इसको अपना स्थापना दिवस के रूप में भी मनाएगा इस दिन को। तो ये जो है ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा। पहला बैसाख का जो दिन होगा इसको ही स्थापना दिवस के रूप में वेस्ट बंगाल मनाएगा। ठीक है। तो अगर इसमें न्यू ईयर का डे है यानी कि हर जगह में नया साल जो है अलग अलग दिन में मनाया जाता है, तो जो दूसरा ऑप्शन जो है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। केरला में जो नया साल होता है उसको विशु के नाम से मनाया जाता है। ठीक। तमिलनाडु में उसी को पुथांडु के नाम से मनाया जाता है और कर्नाटक में उसी को उगाड़ी के नाम से मनाया जाता है। ये सब के सब अपने अपने राज्य के नए साल है, तो इस सब को लिख लीजिए। अगर एक का आया है तो हो सकता है बाकी का भी पूछ दे। ठीक है। और अब अपना लिस्ट आप लोग को बना लेना है, ये नहीं कि सिर्फ हम इतना ही बताए तो इतना ही बना के छोड़ देंगे, अपना भी आप लोग लिस्ट बनाइएगा कि अलग अलग राज्यों में क्या किस नाम से मनाया जाता है। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 103 है इसमें बड़ा, अब बताइए इससे सिंपल सवाल कोई हो सकता है, सानिया मिर्जा किससे एसोसिएटेड है? ठीक है। तो उनके जो हस्बैंड है वो क्रिकेट से एसोसिएटेड है, लेकिन सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस से एसोसिएटेड है। यहाँ पे टेनिस, ठीक है, जो बॉलवाज खेला जाता है उसको बोलते हैं टेनिस जी। ठीक है। जो कॉर्क से खेलते हैं ना, ये कॉर्क से ये जो होता है क्या होता है, बैडमिंटन होता है। बैडमिंटन नहीं, वो साइना नेहवाल वो अलग है। तो सानिया मिर्जा जो है वो टेनिस से संबंधित है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, करंट अफेयर्स इसको मत मानिएगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। वैसे भी खेल और खिलाड़ी जो है वो आपका सिलेबस का पार्ट है, डायरेक्ट उससे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो शहर है वो किसी भारतीय राज्य का राजधानी है? तो ये चार ऑप्शन देखिए। नासिक जो है वो
महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ये सब लिखते जाइएगा। महाराष्ट्र में पड़ेगा नासिक, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, नासिक नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। कोहिमा जो है वो नागालैंड की राजधानी है, तो ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। सारे राज्यों की राजधानी आपको रटा होना चाहिए, ये बचवा वाला सवाल है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन गलत करके आएगा तो छोड़ दो तैयारी, निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। ये सब सिंपल सवाल है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी। ग्वालियर जो है वो कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको ग्वालियर मिलेगा। और पुरी जो है वो उड़ीसा में, ठीक है, वही जगन्नाथपुरी जहाँ भगवान जगन्नाथ विराजते हैं वो वाले, ठीक। तो ये सब आपका आंसर नहीं है, आपका जो आंसर है वो कोहिमा है, कोहिमा नागालैंड की राजधानी, ठीक। उसके बाद आते हैं उड़ीसी। उड़ीसी कहाँ का क्लासिकल डांस है, तो उड़ीसी जो है वो आपको नाम से समझ में आ रहा है उड़ीसा का क्लासिकल डांस है। तो अगर बाकी ऑप्शन दिया इसको भी थोड़ा थोड़ा हम लोग खोल के पढ़ लेते हैं, ठीक है। बाकी लोग जैसे करवाते हैं वैसे हम नहीं करवाते बाबू, कि एक बार आए क्वेश्चन बताए आंसर बताए और निकल लिए, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन एक एक ऑप्शन को हम खोल के एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि एग्जाम में आपको हेल्प हो जाए। तो बिहार में जो नाच होता है उसको क्या कहते हैं, विदेशिया, ठीक है। एक तो विदेशिया हो गया और दूसरा है जात जातिन, ठीक है। ये दोनों बिहार का नृत्य में आता है, ठीक है। जैसे झारखंड का क्या छऊ हो गया। मध्य प्रदेश का आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश का आपका होगा नीमर, न से नीमर और क से काठी, नीमर और काठी, ये दोनों मध्य प्रदेश का। और केरला में बहुत फेमस है, एक तो कथकली हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये सब केरला के डांस है। तो दो दो डांस हम सबका बता लिए। आपका फर्ज ये बनता है कि आप थोड़ा इस लिस्ट को अपने हिसाब से लंबा कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये 4 चीज दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि जो एजिंग है यानी बुढ़ापा को किसमें स्टडी किया जाता है, बुढ़ापा का जो स्टडी होता है उसको क्या कहते हैं। तो देखो, इकोलॉजी जो होता है ना, ऑप्शन यहाँ पर हम लोग एक एक काटते चलते हैं और इससे समझते भी चलते हैं। इकोलॉजी का मतलब होता है जो इकोसिस्टम का जो पढ़ाई होता है, यानी इन्वायरमेंट है आपका आसपास का जो माहौल है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको जो स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजी कहते हैं, तो ये कट जाएगा। इम्ब्रायोलॉजी जो होता है, जो भ्रूण है, यानी कि माँ के पेट में जब बच्चा जन्म जो है उसका जो विकास जिस तरह से होता है उसको जो स्टडी किया जाता है वो होता है आपका इम्ब्रायोलॉजी, तो इसको हटा दें। पैथोलॉजी जो है वो क्या है, बीमारियों का, डिजीजेस का, और पैथोजेंस यानी कि बीमारियों को फैलाने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके स्टडी को बोलते हैं। तो चारों के बारे में हम बताए। अब आप लोग का काम क्या है, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है बाबू। प्रवचन जैसे लिख देने से तो फिर हो गया, ठीक है। आप सुन लिए प्रवचन, लेकिन एग्जाम में जाके प्रवचन नहीं याद आएगा, गाना उना बजने लगेगा टिकटॉक वाला। अच्छा, अभी तो रील्स चलने लगा है, रील्स वाला, तो वो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो जेरोंटोलॉजी है ये आपका एजिंग यानी कि बुढ़ापा, आपका शरीर जो कैसे कैसे बूढ़ा होता है उसका सोशल जो इम्प्लीकेशन है वो सब इसमें देखा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा हम खिड़की खोलने के लिए चले गए थे, गर्मी लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको ब्लर हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें एक बता दे कि जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको मिलेगा एग्जाम क्लस्टर के मोबाइल ऐप में, ठीक है। एग्जाम क्लस्टर का ऐप का जो लिंक है पहले कमेंट में आपको मिलेगा, वहां जाना है, ई बुक वाला सेक्शन जाना है, ई बुक्स में जाइएगा, सीधा आपको ये पीडीएफ वहीं पे दिख जाएगा नाम सहित, ठीक। चलिए ये हम लोग इस जो 107 वाला है इसको हम हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है। तो 107 कहाँ गया जी, 107 ये रहा। चलिए 107, तो 107 में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर जो है वो वाकाटक हो जाएगा, ये इसका आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 में आते हैं। इसमें देखिए क्या है कि छोटा नागपुर में विशेषकर कोल्हान में विल्किंसन कानून किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये बहुत फेमस टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1837 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि 1937 में अंग्रेज लोग वैसा कोई मेजर एक्टिविटी छोटा नागपुर साइड में नहीं किया था, और 1600 इसमें तो भाई यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं था अंग्रेज लोग, तो ये भी कट जाएगा। ऑप्शन ए और सी में आप गेस ले सकते थे, वैसे इसका आंसर ए है। थोड़ा फेमस टाइप का सवाल भी है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 में आते हैं। इसमें क्या है कि 2024 में जायद नाम के चैरिटी का मैराथन हुआ था, ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई, भारत और यूएई, ये दोनों को मिलके जो जायद चैरिटी मैराथन है ये किसी एक राज्य में करवाया जाएगा। तो किस राज्य में होगा, इसका आंसर केरल होगा। इसमें एक ध्यान आप ये रखिएगा कि थोड़ा सा एसोसिएशन बनाइएगा एग्जाम में, कि मिडिल ईस्ट जो है ना, गल्फ कंट्री जो है, गल्फ राज्य जो है, उनसे केरला का बहुत अच्छा संबंध है, क्योंकि केरला के बहुत सारे लोग गल्फ में जाते हैं काम वाम करने के लिए। तो अगर गल्फ से रिलेटेड और राज्य से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको केरला से सीधा सीधा रिलेट कर देना है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से रिलेट आप मार सकते हैं। चलिए 110 में आते हैं। इसमें क्या है, इनमें से कौन सी किताब महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है, ध्यान रखिएगा। बहुत लोग
लिखी गई है समझ लेगा, तो वो गलती नहीं करना, नहीं लिखी गई है। इसमें क्या है, रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये वाली जो किताब है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने लिखी है ये किताब। तो ये रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो बुक है ये अंबेडकर द्वारा लिखी गई है। बाकी जो 3 किताबें हैं ये गांधी द्वारा लिखी गई हैं। तो ये भी गांधी जी, ये भी गांधी जी और ये भी गांधी जी, और ये वाला जो बुक है ये रिडल्स इन हिंदुइज्म, ये अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। संथाल जनजाति झारखंड के अलावा इनमें से किस राज्य में भी अत्यधिक मौजूद है, यानी बहुत ज्यादा मौजूद है। ऐसा नहीं कि संथाल का कोई एगो आदमी दिल्ली में रहता है या गुजरात में रहता है एक आदमी, तो आप बोल दीजिएगा कि यहाँ भी तो हो ही ना गया संथाल का आदमी, वैसे नहीं, अत्यधिक यानी कि अच्छा खासा आबादी उसका होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाइएगा, तो एक तो संथाल का लोग यहाँ आपको मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, तो उसके अलावा बगल कहीं किसी राज्य में, तो इसका पश्चिम बंगाल आंसर हो जाएगा। राजस्थान नहीं होगा, केरल नहीं होगा, गुजरात भी नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये लोग आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो बिहार में भी आपको मिलेंगे, उड़ीसा में भी मिलेंगे, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी आपको संथाली लोग मिल जाएंगे। ठीक, संथाल जनजाति के लोग। चलिए 112 में आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में नवंबर 2018, देख लीजिए कितना पीछे जा रहा है, में ग्लोबल डिजिटल कंटेंट मार्केट DGCM पर एक सम्मेलन की मेजबानी की। अब देखिए इतना पुराना जा रहा है ना, तो आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स में ये आपको बहुत टफ सवाल नहीं देगा इतना पुराना जाके। तो इसमें आपका, अगर आपको ऑप्शन में भारत दिख गया तो आप गेस लेना अगर चाहते तो भारत लीजिएगा, इसका आंसर भी वैसे भारत ही होगा। ठीक है ना, इसका आंसर भारत होगा। और इतना पुराना है, अगर डायरेक्ट इसको आप नॉलेज सॉल्व करने जाइएगा तो नहीं होगा, ये भी एक टफ टाइप का करंट अफेयर्स में आ जाएगा। ठीक है, नेशनल करंट अफेयर्स थोड़ा टफ पूछ रहा है, ज्यादा पीछे जा रहा है कहीं कहीं पे। ठीक है, चलिए 113 में आते हैं। भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के संदर्भ में निर्मल ग्राम पुरस्कार क्या है, निर्मल ग्राम। अब देखिए निर्मल शब्द का मतलब क्या होता है, आप लोग आसपास में देखे होंगे, किसी किसी का नाम भी होगा शायद निर्मल। तो निर्मल का मतलब होता है साफ, स्वच्छ। ठीक है, तो स्वच्छता से रिलेटेड कोई ऑप्शन खोजिए। हमेशा जो भी योजना होगा ना, योजना का नाम में से आपको आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी छोड़ के मत आइएगा, एकदम बेवकूफ लड़का होगा जो ऐसा क्वेश्चन छोड़ेगा। यहाँ पे आप तुरंत इसको दिमाग में बैठाइए कि निर्मल का मतलब साफ होता है। अब ये देखिए, यह गांव में परिवारों में एकमात्र लड़की के लिए छात्रवृत्ति, लड़की और छात्रवृत्ति, ये आ गया। यहाँ पे क्या है, महिला खिलाड़ियों के लिए छात्रवृत्ति, फिर से महिला खिलाड़ी है, छात्रवृत्ति है। यहाँ देखिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए गाँव के स्कूलों के लिए प्रोत्साहन योजना है, तो ये भी नहीं होगा। ये पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रोत्साहन योजना है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है बेसिकली, कि जो भी पंचायत अच्छा साफ सफाई रखता है, ओपन डेफिकेशन फ्री रखता है, यानी कि खुले में शौच नहीं होता जिस गांव में, वैसे गांवों को पुरस्कृत किया जाता है, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, निर्मल ग्राम पुरस्कार ये वाला, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, हालांकि थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछा है, लेकिन इसका आंसर डी आप फिर भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं। इसमें क्या है कि वीर शैव आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब वीर शैव आंदोलन बेसिकली है ना क्या, कि जो लिंगायत के बारे में आप लोग सुने होंगे, लिंगायत समाज के बारे में बहुत ज्यादा न्यूज चलते रहता है। तो हुआ क्या था ना कि कर्नाटका में पहले तो ये शुरू हुआ था, सबसे पहले कर्नाटक में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड भी समझ लीजिए। 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसके जो लोग थे, इस आंदोलन के लोग, ये जो शिवलिंग है उसको अपने मतलब शिवलिंग को पहना करते थे, और इसीलिए जो लिंग, शिवलिंग को पहनते थे, इसलिए इनका नाम लिंगायत पड़ गया था। ठीक है, तो इसलिए इनको लिंगायत कहा जाता है। इनके जो लीडर हैं, लीडर का नाम क्या है, बसावन। ठीक है, ये इनके लीडर का नाम है, ये सब नोट कर लीजिए। इनके अध्यक्षता में ये जो आंदोलन है, वीर शैव आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पे, कर्नाटक में। कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 में, अब इंग्लिश वाले में ही वापस आ जाते हैं, ज्यादा क्लीन है। कहाँ गया जी, दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी अंग्रेजी हिंदी मीडियम वाले लोग को। हाँ चलिए, हाँ 115, यहाँ तक तो वीर शैव आंदोलन तक कर लिए थे। भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, एकदम सिंपल सा सवाल है, इसका जो आंसर है वो नरेंद्र सिंह तोमर है। तो ये सब एकदम बेसिक सवाल है, ये सब में गलती नहीं करना, ये सब कोई पढ़ के आएगा। इंडिया का जो कैबिनेट है उसमें कौन कौन से मंत्री हैं, और झारखंड के जो हैं, ये आपको पूरा एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ये सब क्वेश्चन नहीं बने तो आप क्रिमिनल है, क्रिमिनल क्या है, क्रिमिनल, सीधा जाइए जेल, तैयारी वारी मत कीजिए, सीधा आप जाइए अपने आप को खुद जेल में बंद कर लीजिए अगर ये सब आंसर आपको नहीं आता है तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि बाकी लोग ऐसा क्या काम किए थे कि इस ऑप्शन में भी आने के वो लोग काबिल हुए। तो 115 में जो बी ऑप्शन है ना, परसोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम नहीं, परसोत्तम दास जो है ये आपके पशु कल्याण मंत्री है। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, तो फिश, फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये मिनिस्टर आपके कौन है, परसोत्तम दास, ये अभी प्रेजेंट में। ठीक है, राधा मोहन सिंह जो है वो
पहले आपके पशु कल्याण मंत्री थे, यानी इससे पहले ये थे पशु कल्याण एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, लेकिन अभी ये सिर्फ नॉर्मल बीजेपी के एमपी हैं, ठीक। और नन ऑफ दिस ऑप्शन, इसके बारे में तो जानना ही नहीं। वैसे एक बात याद रखिएगा, नन ऑफ दिस जब भी आपको दिखेगा ना ऑप्शन में, इसको होने का चांसेस कम होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम होता है। तो बहुत ज्यादा आप श्योर नहीं है तब तक नन ऑफ दिस को मत सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको 100% पता है कि नहीं है इसमें से कोई नहीं होने वाला, हम एकदम श्योर है, तभी इसमें मारिएगा। अदरवाइज इसका जो संभावना होता है ना काफी कम होता है, ठीक। 116 में आ जाते हैं। अब इससे हलवा सवाल होगा कुछ, ठीक है। 5 वर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हर एग्जाम में आया है, लैब असिस्टेंट में आया है, पीजीटी में आया है, हर एग्जाम में आ रहा है, तो इसमें क्यों नहीं आएगा। 5 वर्षीय योजना के लिए आपका सवाल पूछ दिया। शुरुआत कब हुआ था, 1951 से हुआ था, तो 51 से 55 ये वाला जो ड्यूरेशन होगा इसमें पहला होगा, तो दूसरा वाला कब होगा, 56 से 61 ये वाला में हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉरी 51 से 55, 51 से 56 और फिर 56 से 61 ये वाला दूसरा पंचवर्षीय योजना। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना का डेट आपसे पूछ रहा था। बहुत सिंपल सा सवाल है, ठीक है। इसको तो आप वैसे गेस भी कर सकते थे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 1950-51 के आसपास से पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। तो ये उसके हिसाब अगर उतना आपको पता है तो ये कट जाता, ये कट जाता और ये भी कट जाता, सीधा आप यहाँ पे पहुंच जाते, ठीक। चलिए 117 में आ जाते हैं। सिंघभूम रिवॉल्यूशन जो है 1857 में झारखंड में कौन जो है इसका अध्यक्षता किए थे, यानी इसके लीडर कौन थे। तो ये जो है सो झारखंड की हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा मतलब आप समझ लो कि कॉमन सवाल है। राजा अर्जुन सिंह इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 117 का आंसर सी है, ठीक। संत कबीर अवार्ड जो है वो किस चीज के लिए दिया जाता है। तो संत कबीर जो क्या थे, कबीर को एक तरह से आप बुनकर की तरह भी दिखाया जाता है, ठीक है। जो भी आप पढ़ते हैं उसमें इनको बुनकर का रूप में आप देखे होंगे किताब वगैरह में। बच्चा में तो पढ़ पे किए थे, तो पढ़ने से ज्यादा तो हम लोग फोटो ही देखते थे बचपन में, तो फोटो में देखते थे कि कुछ ना कुछ बुनाई कर रहे। तो हैंडलूम वीविंग के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, संत कबीर अवार्ड, ठीक है। इसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। इंडिया में वैसे और भी जो अवार्ड है, अवार्ड से सवाल पूछ रहा है। 119 में देखिए जुबली पार्क के बारे में पूछ रहा है, जो कि जमशेदपुर यानी झारखंड जमशेदपुर में जो लोकेटेड है जुबली पार्क, वो किसके लिए मॉडल किया गया है, यानी कि किसको देख करके उसको बनाया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर कहाँ गया जी, मैसूरू, हाँ ये वाला, हाँ वृंदावन गार्डन मैसूरू, ये वाला जो है वृंदावन गार्डन, इसके मॉडल में इसको बनाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए इसका सही आंसर होगा। बहुत लोग इसमें इसलिए कंफ्यूज करता है ना कि इसको बोला जाता है जमशेदपुर का मुगल गार्डन, इसको बोला जाता है मुगल गार्डन, याद रखिएगा, इसलिए बहुत लोग इसको मार के आया होगा। लेकिन इसको बनाया गया है मैसूरू गार्डन, जो वृंदावन गार्डन है मैसूरू में, उसके तर्ज पे इसको बनाया गया है। तो क्वेश्चन को आप समझिएगा, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। इसको बोलते हैं जमशेदपुर का मुगल गार्डन जरूर, ठीक है। और ये बना कब था, 1958 में, ठीक है, ठीक है, 1958 में बना था, जो जमशेदपुर बनने के 50 वर्षगांठ थी, 50वां वर्षगांठ था जमशेदपुर बनने का। तो इसीलिए गोल्डन जुबली जो है जुबली पार्क ये आपका बना था। गोल्डन जुबली जो है जमशेदपुर बनने का, उसमें टाटा कंपनी इसको बनवाई थी, ठीक है। नोबेल प्राइज 2022, ये भी समझ लिए, सिंपल सवाल है। नोबेल प्राइज हर कोई को याद होना ही चाहिए। तो केमिस्ट्री में किनको मिला था, तो इन तीनों व्यक्तियों को मिला था, इनको भी, इनको भी, इनको भी, यानी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या देखना है, ऐसे आप लोग याद किए होंगे, रिवाइज कर लीजिएगा, फिजिक्स वाला 2022 का भी, और अब 2023 में भी नोबेल पुरस्कार जो होगा वो सारा लोग भी आपको याद कर लेना। मैथ जो है अभी के लिए हम लोग स्किप कर रहे हैं, मैथ को बाद में अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम स्किप करते हैं, टेंशन नहीं लेना आपको, मैथ भी हम इसमें करवा देंगे आपको, लेकिन वो एंड में करवाएंगे। चलिए साइंस में आ जाते हैं। दूसरे एग्जाम के लिए समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। इसी का कोई ना कोई ऑप्शन उठा के खेलेगा, इतना याद रखिएगा। या तो किसी ऑप्शन से आपको वहां पूछेगा, या तो हो सकता है कंप्लीटली आपको क्वेश्चन ही रिपीट मार देगा, बस ऑप्शन को थोड़ा सा हार्ड बना देगा। इसीलिए जेएसएससी सीजीएल के लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ हो नहीं सकता। किताब उताब पढ़ना सब छोड़ के इसको अच्छे से देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए 141 नंबर में आते हैं। कौन सा केमिकल जो है वो सिगरेट के लाइटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ये ब्यूटेन हो जाएगा। ब्यूटेन जो है बहुत ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये याद करने वाला चीज है। तो थोड़ा सा एक अच्छा सवाल आप देख रहे हैं, साइंस का लेवल थोड़ा दूसरे क्वेश्चन से अप है, मतलब पीजीटी और लैब असिस्टेंट से अप है इसमें, ठीक। इसमें से कौन एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। एक्जोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्जोथर्मिक में क्या होगा ना कि एनर्जी बाहर आपको रिलीज होता है, जैसे A + B और इसको मिला के अगर C बन रहा है, तो यहाँ पे आपको C के साथ साथ में कुछ एनर्जी भी मिलेगा। लेकिन अगर एनर्जी आपको देना पड़ रहा है ये रिएक्शन करवाने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है ना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें एनर्जी डालना पड़ता है बाहर से। बाकी ये जितना प्रोसेस है सब में एनर्जी आपको मिलता है, ठीक है। तो ये जो तीन है, यानी कि बादलों में जो बर्फ बनती है उसमें भी एनर्जी बाहर निकलता है, ठीक है।
एनर्जी बाहर निकल जाएगा तब ना उसका टेम्परेचर गिरेगा और वो बर्फ में बदल जाएगा, ठीक है। जब कैंडल जलाते हैं तो बाहर की तरफ वो ऊर्जा आपको गर्मी देता है। जब आयरन जो है वो रस्टिंग होता है यानी कि जंग लगता है तो उसमें जो है केमिकल एनर्जी रिलीज होता है, बाहर की तरफ निकलता है। तो ये सारा जो है वो आपका एक्सोथर्मिक है सिवाय फोटोसिंथेसिस के, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण ऐसे कुछ बोलते हैं हिंदी में, जवान लड़खड़ा जाता है बोलने में। तो ये जो है आपका एक्सोथर्मिक है, सॉरी एंडोथर्मिक है। तो 142 का आंसर डी है, ठीक है। ट्रैकोमा जो है वो किस चीज का डिजीज है? बहुत लोग इसको कह रहा था कि हार्ड टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है, पढ़ने वाला इसको पढ़ा ही होगा। इसका जो आंसर है वो आंख होगा। ये आंखों की बीमारी है ट्रैकोमा, और ये जो है ये बैक्टीरियल है, यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। इसमें जो है आपका अंधापन भी हो सकता है, ठीक है। काफी खतरनाक टाइप की बीमारी होती है। 144 में आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, इससे सिंपल देखिए मतलब क्या हो सकता है। हाफ mv², ये किस चीज का है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। mgh और mgh/2, इसको एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों ही वैसे पोटेंशियल एनर्जी का ही फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलिए ये उतना एक्यूरेट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो mgh है, ठीक है। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और इसका जो यूनिट है, एनर्जी का यूनिट हमेशा क्या होता है? जूल में होता है, ठीक है। तो एनर्जी का यूनिट जूल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh का फॉर्मूला, सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अब देखिए 145 में क्या पूछ रहा है ना, कि जो दो गो फोर्स है, जैसे एक फोर्स है F1, ये ऊपर लग रहा है, और दूसरा फोर्स F2 है जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट फोर्स यानी कि दोनों मिला के टोटल कितना फोर्स लगेगा? मान लीजिए यहाँ पर एगो राजू खड़ा है या मोहन खड़ा, चलिए मोहन खड़ा है बीच में, मोहन को एक आदमी उधर से 10 न्यूटन से खींच रहा है और इधर से 8 न्यूटन से खींच रहा है, तो नेट इसको कितना न्यूटन से खींचा जा रहा है? तो दोनों को माइनस जब कर देंगे तो पता चलेगा कि ऊपर से 2 न्यूटन का बल इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप का सवाल था, साइंस वाले लोग के लिए ये सब हलवा है, लेकिन जो नॉन साइंस का लोग है ये सब थोड़ा सा भूल गया होगा, लेकिन सिंपल ही क्वेश्चन है, 10th लेवल तक का है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछ रहा है। क्लोरीन में अगर आपको कुछ नहीं याद है, अगर इतना भी याद है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है बाबू? 17 होता है। तो 17 होता है, तो सारा इलेक्ट्रॉनों को गिन लो जिसको जो 17 आ रहा है, तो 7 और 1 7 8 9, ये तो 9 ही हुआ। 8 8 16 17 18, अरे तो 17 से ऊपर हो गया, इसको हटा दो। 8 2 10 और 1 7, ये 17 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है? 8 7 15 और 16 17, इसमें भी 17 हो रहा है, तो यहाँ पे खेल गया। लेकिन बाहर में क्या है बाबू? 8 है। 8 का मतलब क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में बाहर में अगर आपका 8 हो गया, मतलब क्या है? मजा में है बाबू, मौज में है, पूरी तरह से स्टेबल है। क्लोरीन कहाँ से स्टेबल है जी? क्लोरीन बहुत रिएक्शन करता है, तो इसको हटा दीजिए, आपका आंसर सी हो जाएगा। वैसे ये सब सिंपल सवाल है, 1 से 20 तक या 1 से 30 तक जितना एटॉमिक नंबर है वो पूरा आपको याद होना चाहिए, और कन्फिग्रेशन बनाने भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या है, सिंपल KLMN वाला, KLMNO वाला जो है उससे बन गया, तो ये आपको ये सब पता होना चाहिए था। चलिए 147 में आते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे नॉर्मल मास्टर आपको क्या बताएगा और हम क्या बताएंगे, हो सकता है उसमें कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है ना, कि एक गाड़ी है जो, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कि इस तरह से एक पहाड़ी है, यहाँ से एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी यहाँ से गिर जाता है, ठीक है, नीचे गिरता है। और भी चीज़ है इसमें कि 0.4 सेकंड में गिरता है, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा उस 0.4 सेकंड में, ठीक है। यानी इसको नीचे गिरने में, यहाँ जमीन है, जमीन तक गिरने में इसको कितना समय लगा? t = 0.4 सेकेंड, इतना समय में ये नीचे गिर जाता है। तो इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है, याद रखना बाबू। बहुत लोग आपको क्या कर रहा होगा ना, कि फाइनल वेलोसिटी v निकाल के और आंसर मार दे रहा होगा जैसे, लेकिन इसका आंसर वो नहीं होगा। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन वाला? v = u + gt, AT की जगह GT, G मैंने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। G का वैल्यू हम रफली कितना ले सकते हैं? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ले सकते हैं। ऐसे तो 9.8 लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन इजी रहने के लिए 10 लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो अब इसमें पुट कीजिएगा, तो V में U की जगह कितना होगा? U तो 0 है क्योंकि फॉल कर रहा है, तो ये तो 0 हो गया। G का वैल्यू 10 है और टाइम का वैल्यू 0.4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। ये तो हुआ फाइनल वेलोसिटी, लेकिन आपसे फाइनल नहीं रहा है, आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज के लिए क्या होता है फॉर्मूला? v + u/2, ये होता है एवरेज। तो v आपका कितना है? 4, u तो आपका 0 है, /2, तो इसका आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है कहाँ गया जी? ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो लोग आपको 4 बताया होगा समझ लीजिएगा कच्चा है बाबू, कच्चा। चलिए दूसरा है, जो मेंढक का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो बचपन से पढ़ते आ रहे, उसको क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं ना जी। ऐसे जो होता है, ऐसे लंबा वाला, पीछे इसका पुच्छी होता है, पनिया में जो तैरते रहता है,
गाँव का बच्चा तो ये सब जानता होगा, उन लोग टैडपोल लेकिन नहीं बोलेगा, उन लोग कुछ और बोलेगा इसको। तो ये हो गया इसका आंसर। वैसे मैगट जो है वो किसका लार्वा होता है? फ्लाई का, यानी कि मक्खी के लार्वा को मैगट कहते हैं, ठीक है। मच्छर के लार्वा को रीगलर कहते हैं, रीगलर, ठीक है। और अरे ये क्या हो गया जी, इसको हटाने का तरीका नहीं है, चलो इसको हटाओ। हाँ चलिए, निम्फ जो है, निम्फ ये किसका होता है? तो टिड्डा जो होता है ना, टिड्डा, हरा हरा जी, ग्रास हॉपर अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं, हिंदी में टिड्डा, तो टिड्डा का लार्वा को निम्फ कहते हैं, ठीक। चलिए, जब इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है कॉपर का जो रिफाइन किया जाता है ना इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो उसमें एनोड पे क्या जमा होता है? तो एनोड पे यहाँ पे गोल्ड जमा होता है। ये सब रटने वाला सवाल था, और पूरा जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है अब समझाने का स्कोप तो नहीं है, वीडियो हो जाएगा लंबा, लेकिन गोल्ड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है साइंस का। यूनिट एरिया पे जब कोई फोर्स लगता है तो उसको क्या कहते हैं? यानी कि बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि फोर्स बाय एरिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रेशर कहते हैं ना जी, जो कि एग्जाम में ले लिया होगा बच्चा लोग ये क्वेश्चन बनाते समय। तो इसका जो यूनिट है ये पास्कल होता है। अब प्रेशर का देखिए, ये प्रेशर मतलब कितना बार रिपीट होगा, हमको खुद ही याद आता है कि हर कोई एग्जाम में कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के हर दूसरे एग्जाम में प्रेशर आ ही जाता है। तो प्रेशर जो है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो यानी कि न्यूटन सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। वेलोसिटी क्या होता है? तो वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है बाबू। और मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम जो है वो मास इंटू वेलोसिटी है, ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मास का यूनिट का है केजी है, मीटर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ यूनिट फूनिट सब खत्म हुआ, ये सारा आपको देख करके जाना है। इससे एक और चीज क्या समझ में आया कि खाली यूनिट देखने से नहीं होगा, बेसिक डेफिनेशन भी आप लोग देखेंगे। जिस भी किताब को फॉलो कर रहे हैं ना, उसका डेफिनेशन वहाँ भी देख लेना है। चलिए, तो जनरल पेपर्स जो था उसका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैथ्स वाला हम साइड में छोड़ दिए हैं, क्योंकि मैथ सॉल्विंग में झूठ मूठ का खाली टाइम लंबा होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन वो इससे ज़्यादा फ्रूटफुल होगा नहीं, ठीक है। तो मैथ्स वाला में आप लोग बस पैटर्न को पकड़िएगा थोड़ा सा, और अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग बोलिएगा तो इसका सॉल्यूशन अलग से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उतना कोई मतलब नहीं है मैथ्स को अलग से सॉल्व करने से। मेन जो है हम लोग को पैटर्न पकड़ना है, क्योंकि मैथ्स वैस तो फिर भी थोड़ा प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है, बन जाता है। मेन हम लोग को क्या, साइंस और जीएस में पैटर्न को उठाना था। तो जीएस थोड़ा सा इजी था, लेकिन साइंस टफ साइड में था। तो साइंस को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जितना भी आपका पेपर है ना, वो लोग हम लोग और आगे एनालिसिस करके इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और जितना पेपर्स मिलेगा, और सब्जेक्ट वाइज भी हम लोग सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आगे से जितना भी आपका सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी पूरा झारखंड अलग से, साइंस अलग से, ये सब भी हम लोग करवाएंगे थोड़े टाइम में, ठीक है। पेपर 3 का अगर आप लोग को टेस्ट सीरीज लेना है तो अभी 149 में आप ले सकते हैं। कूपन कोड आपको यानी डिस्काउंट कोड ऑफिसर वहां पे लगाना पड़ेगा, इससे आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा 149 का, अदरवाइज ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक। लिंक जो है वो आपको पहले कमेंट में मिल रहा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, केवल मैसेज कीजिएगा, कॉलिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अच्छा जो लगा, जो पार्ट अच्छा लगा उसको कमेंट कीजिएगा। अगर फ्यूचर में आपको जो चीज़ चाहिए उसका डिमांड भी आप लोग वहीं पे रख सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।